वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का जो आगे का कोर्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर था आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। वहाँ उसमें हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था रासायनिक समीकरण वहाँ तक कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट राइटिंग है, चलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और इस चैनल को आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगली हेडिंग जो है वो है आपकी रासायनिक समीकरण को हम निरूपित कैसे करते हैं, निरूपण करने की विधियां। ठीक है, तो बेसिकली जो रासायनिक समीकरण, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, रासायनिक समीकरण को जो निरूपित करने की विधियां हैं, तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम दो तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, शब्दों द्वारा, और दूसरा क्या है आपका प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा, तो चीजों द्वारा निरूपित करते हैं। मान लेते जैसे हमारी कोई अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आप लोग देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हमने क्या शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, तो ये निरूपण हमारा शब्दों द्वारा कहलाएगा। ठीक है, इस निरूपण में क्या होता है कि हमको अधिक समय लगता है। ठीक है, अतः हम इस निरूपण को प्रेफर नहीं करते। हम लोग जो दूसरा निरूपण है प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा उसको प्रेफर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रतीकों और सूत्रों का मीन्स क्या होता है। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, O2। डायनर फॉर्म में होती है क्योंकि ये आपका गैस है। गैस कोई भी गैस हो आपकी, ठीक है, सभी की सभी द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है, यानी डायनर फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें आप देखोगे कि जैसे कार्बन का प्रतीक हो गया C आपका, ठीक है, ऑक्सीजन आपका O2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ठीक है, तो आपका जो रासायनिक समीकरण है, अगर उसमें हम प्रतीक और जो उसका सूत्र है उसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखें, तो ये हमारा प्रतीकों तो सूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले निरूपण को हम इस निरूपण को हम वैज्ञानिक विधि, मतलब समीकरण को निरूपण की वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके निरूपण में क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है, जबकि इसके निरूपण में अधिक समय लगता है और ये वैज्ञानिक विधि नहीं होती है। तो जो रासायनिक समीकरण का जो निरूपण का है, ठीक है, उसको हमेशा इस मेथड को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगली हेडिंग देख लेते हैं हम लोग। तो संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जो आपका अभिकारक वाला पार्ट होता है उसमें जो अणुओं की संख्या हो या परमाणु की जो संख्या हो, उतने ही परमाणु या अणु उत्पाद में होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो मतलब कोई भी तत्व का जो परमाणु है उसकी संख्या इधर जितनी होनी होगी उतनी इधर भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं संख्या में तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखें, ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे आपका H2 प्लस O2 दिस गिव्स H2O। जैसे हमारी ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पे हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित है। ठीक है, तो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखो इधर आपका ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है, इधर 2 एटम है, तो आप अगर इस यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऑक्सीजन आपका 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा, आपको
दो का गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, H2 क्या होता है, H2 आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, O2 आपका क्या होता है, O2 आपका ऑक्सीजन होता है और H2 आपका जल होता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई सेकेंड क्रिया है, सेकेंड रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपकी NH3 प्लस HCl, दिस गिव्स NH4Cl। ये अब इस क्रिया में देखोगे आप कि आपके पास नाइट्रोजन कितना है, एक अणु है, नाइट्रोजन भी एक अणु है आपके पास, हाइड्रोजन 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखोगे तो आपके H4 यानी 4 हाइड्रोजन है और आपके पास Cl एक एटम है और यहाँ भी Cl आपके पास एक एटम है। मतलब क्या हुआ, ये रासायनिक समीकरण आपका क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं आता, अब ऑलरेडी संतुलित है। NH3 का नाम अमोनिया होता है। ठीक है, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और इसका एक सेकेंड नेम भी होता है जिसको हम लोग नौसादन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके दो चार जो रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग रिएक्शंस को नोट करके, ठीक है, कुछ आपके बैलेंस रिएक्शन भी और अनबैलेंस रिएक्शन भी दी गई हैं और कुछ साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए भी रिएक्शंस दी गई हैं। तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो कि करके नोट करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने का मतलब ये है कि जितने आपके अभिकारक की तरफ जितने आपके परमाणु उतने ही परमाणु उत्पाद की तरफ होने चाहिए, यानी दोनों तरफ क्या होने चाहिए, किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण से लाभ। ठीक है, तो इसमें जो आपका रासायनिक समीकरण से लाभ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, वो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यानी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अर्थात कौन कौन से आपके अभिकारक अणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे NH4Cl और CaOH का होल ट्वाइस। NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यानी इसमें आप क्या बता सकते हो कि आपके अभिकारक अणु अर्थात अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, उसका क्या हो जाता है, आपको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी जब आपका NH4Cl और CaOH का होल ट्वाइस आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, जैसे आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और NH3, ठीक है, अमोनिया गैस और आपका वाटर जल बना रहे हैं, तो इसका क्या हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है कि हमारा उत्पाद क्या बन रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया से हमको अभिकारक कौन कौन से अभिकारक और भाग ले रहे हैं ये, और क्या क्या उत्पाद बन रहा है, इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अभिकारक तथा उत्पादों के फलस्वरूप कि आपके जो परमाणु और अणुओं का जो बोध हो जाता है। मतलब कि आप जैसे NH4Cl देखोगे तो इसके कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु NH4Cl के ले रहे हैं, एक अणु आपका क्या है, CaOH का होल ट्वाइस का है, और यहाँ पे आप देखोगे फिर एक अणु आपका CaCl2 बन रहा है। ठीक है, 2 अणु आपका NH3 बनना है और 2 अणु आपका क्या है, वाटर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की संख्या तथा द्रव्यमान का ज्ञान। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप में हम लोग क्या उसमें देख सकते हैं कि उसमें कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने मोल उत्पाद बन रहा है, उसका ज्ञान हो सकता है। साथ में उनका द्रव्यमान, यानी उसके कितने द्रव्यमान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका हम लोग ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक समीकरण के जो दोष हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण के हमारे क्या क्या दोष होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के दोष में क्या है आपका कि रासायनिक समीकरण से हमको ये नहीं पता चलता है कि जो आपके अभिकारक अणु और जो उत्पाद अणु है उनकी भौतिक अवस्था क्या है, मतलब वो एक ठोस है या द्रव है या गैस है, ये हम पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो गया दोष में कि रासायनिक समीकरण होने के लिए आवश्यक जो हमको आवश्यक ताप चाहिए होता है, दाब चाहिए होता है तथा किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, इसका ज्ञान नहीं होता है हमको रासायनिक समीकरण से। थर्ड नंबर क्या है कि रासायनिक समीकरण को पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, ये भी हमको पता नहीं चल पाता, जो कि आपका एक रासायनिक समीकरण का क्या है, एक दोष है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका सांद्रण है। तो आपका अभिकारक अणु में अभिकारक का कौन से अभिकारक का कितना सांद्रण है, उत्पाद का कितना सांद्रण है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, सांद्रण का जो बेसिक का मतलब है किसी पदार्थ की कितनी मात्रा ली जा रही है, उसका ज्ञान नहीं होता है। अब आपका जो अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन का भी बोध नहीं होता। ऊष्मा परिवर्तन का मीन्स ये होता है कि कोई अभिक्रिया कराने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसका ज्ञान नहीं होता। या तो किसी अभिक्रिया के थ्रू अगर ऊष्मा निकल रही है यानी ऊष्मा रिलीज हो रही है तो कितनी ऊष्मा रिलीज हो रही है इसका भी पता नहीं चलता है। ये हमारे क्या हमें रासायनिक समीकरण के दोष हो गए। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो दोष है रासायनिक समीकरण को, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ये हेडिंग देखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसकी जो भौतिक अवस्था है, ठीक है, उसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड है उसको एस से, ठीक है, जो हमारा गैस है उसको जी से और जो हमारा लिक्विड है उसको एल से दिखा दिया जाता है। जैसे हमारा ये रिएक्शन दिखी हुई है आपका एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके ब्रैकेट में एस लगा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई अभिकारक अणु ठोस अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में उसको आगे क्या लिख दो आप, एस लिख दो। गैस अवस्था में तो उसके आगे ब्रैकेट में आप जी लिख दो, और जो आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसके आगे ब्रैकेट में आप क्या लिख दो, स्मॉल एल लिख दो। ठीक है, तो आप जैसे रिएक्शन में देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट का है ठोस अवस्था में है तो उसके आगे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे H2SO4 आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। अब जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में उसके आगे ब्रैकेट में आपका एस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आगे आपका बेटा जो H2O है, H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है तो उसके आगे एल लिखा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है तो उसके आगे ब्रैकेट में आपके जी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग उसके जो आपका रिएक्शन हो रही है रासायनिक समीकरण जो हो रही है रासायनिक क्रिया, ठीक है, उसमें क्या करें हम रासायनिक समीकरण में जो आपके पदार्थ दिए गए हम उसके आगे उसकी अवस्था को लिख करके हम जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे आपका ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या लिक्विड अवस्था में है, जो इस दोष को हम क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो पॉइंट है, सेकंड आपका ये था कि अभिक्रिया में ताप कितना है, दाब कितना है या उत्प्रेरक कौन सा है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि अभिक्रिया में जो ताप यूज हो रहा है या जो दाब यूज हो रहा है या जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है, जो अभिक्रिया के बीच में जो आपका तीर का निशान होता है यानी जो एरो होता है, एरो के ऊपर या नीचे अभिक्रिया का हम ताप, दाब, ठीक है, उत्प्रेरक, ये सब हम लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे इस अभिक्रिया में तो N2 आपकी गैस अवस्था में है, ठीक है, H2 आपकी गैस अवस्था में है। ठीक, इस अभिक्रिया में आपका 200 atm 200 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, उसको क्या किया गया, अभिक्रिया के ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी ताप लग रहा है वो भी आपकी अभिक्रिया में लिख दिया गया है। इसमें जो आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है वो आयरन चूर्ण यानी Fe पाउडर, ठीक है, Fe आयरन पाउडर वर्क करता है। तथा मॉलिब्डेनम जो होता है MO जो है मॉलिब्डेनम है, ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है।
ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया में बेसिकली देखोगे तो ताप जो है, दाब, उत्प्रेरक, ये सब क्या हुआ है, एरो के ऊपर या नीचे आप इसको दिखा सकते हो, जिससे हमारा ये जो दोष था कि अभिक्रिया में हम ताप क्या है, दाब क्या है तथा उत्प्रेरक क्या है इसका पता नहीं लग सकता, आप इसको ऊपर या नीचे रख करके हम इस दोष को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हम नेक्स्ट दोष देखते हैं। नेक्स्ट दोष में आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आपकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, अभिक्रिया में जो हम लोग गर्म करना है, ठीक है, तो गर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये है CaCO3, ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप किसी अभिक्रिया में अगर उस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम डेल्टा का साइन लगा के गर्म करने के निशान को प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया को हीट किया जा रहा है। ठीक है, इसके आगे चलिए आप हम लोग एक दोष और जो था आपका उसको दूर करने को देखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है आपका कि ऊष्मा क्या हो रही है, अगर किसी अभिक्रिया कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है या उससे हीट निकल रही है तो उसको हम इस तरीके से जैसे आपकी अभिक्रिया में दिखा सकते हैं। जैसे ऊपर वाली आपकी अभिक्रिया है, कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं, CH2 बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, माइनस ऊष्मा का मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है, यानी हीट देनी पड़ रही है। जैसे आपकी सेकंड वाली अभिक्रिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें प्लस ऊष्मा का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया के थ्रू क्या होती है, जब अभिक्रिया आपस में होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। तो हम लोग बेसिकली ये जान सकते हैं इसके द्वारा, अगर हम आगे प्लस ऊष्मा या माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है तो इससे हम ये जान सकते हैं कि अभिक्रिया में क्या ऊष्मा ली जा रही है या ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में अगर कोई हमारी अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप बन रहा है, कोई पार्टिसिपेट्स बन रहा है तो उसको हम डाउन एरो की तरह दिखा सकते हैं। और किसी अभिक्रिया में अगर हमारे कोई गैस बन रही है, गैस को हम ये अप एरो को दिखा सकते हैं, क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, वायुमंडलों में उड़ के चली जाती है, इसलिए उसको अप एरो द्वारा। और जो अवक्षेप होता है हमारा वो अर्थ पे रहता है यानी नीचे बैठ जाता है, इसलिए उसको डाउन एरो द्वारा दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, वो NaCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, AgCl, ये आपका सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, जो डाउन में बैठ जाता है, इसलिए इसको डाउन एरो से दिखाएगा। और प्लस में आपका सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया। अब जैसे आपकी कोई सेकेंड रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हमने हीट किया है, जब इसको गर्म किया, गर्म करने का जो डेल्टा है आपका गर्म करने का साइन है। ठीक है, जैसे किसी अभिक्रिया को गर्म करना है तो इसके ऊपर अगर आप डेल्टा का साइन लगा दो, इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया को हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है, गैस होती है, जिसको अप एरो द्वारा दिखा दिया जाता है। ठीक है, लास्ट आपका जो दोष को दूर किया गया वो ये है कि अगर आपकी कोई क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, मतलब जितनी तेजी से आपका जो अभिकारक है वो उत्पाद में कन्वर्ट होता है, उतनी ही तेजी से आपका क्या हो कि बेटा आपका जो अभिकारक उत्पाद है वो फिर से अभिकारक में बदले, यानी आपका अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल रहा है और फिर उत्पाद फिर से आपका अभिकारक में बदल रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके लिए आपका ये इस एरो का यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपकी खाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। और कोई आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उसके लिए ये सिंबल जो आपके ऊपर दिख रहे हैं ये आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि आपके अभिकारक अणु जो हैं उस जो आपस में मतलब रिएक्ट करके उत्पाद बना रहे हैं, फिर से उत्पाद क्या हो आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या बना ले, अभिकारक अणु बना ले। तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बार आपका उत्पाद बन जाए, उत्पाद से फिर आप अभिकारक ना प्राप्त कर सको तो उसको बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम आपके जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के प्रकार है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।